अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है मैपिंग से। तो ये जो हमारे पास चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का नेम है मैपिंग, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या अक्सर औकात इस चैप्टर को कन्फर्मर मैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा एफएससी में, या इससे पहले आप जो है वो अलजबरा पढ़ के आए होंगे, आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कि अक्सर औकात मैपिंग और फंक्शन लिखा होता है वर्ड, तो वहां पे हम सेंस यूज करते हैं कि मैपिंग और फंक्शन कुछ लोग कहते हैं सेम होती है, बट जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया, मैपिंग और फंक्शन सेम नहीं होते, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक सेंस में यूज होता है। सिंपल अगर जनरल डेफिनेशन देखें आप लोग मैपिंग की, तो मैपिंग का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्शन डालना, यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना मैपिंग कहलाता है। सिंपल जनरल में ये मैपिंग होता है। यहाँ पे जो चेंज वर्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। वैसे तो आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी वर्ड यूज किया होगा, जाहिर बात है आप लोग कैलकुलस और रियल एनालिसिस पढ़ के आए हैं, और कैलकुलस के एक लेक्चर में मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का भी जिक्र किया था। तो उसमें ये हो रहा था, वहां पे उसमें मैंने इलिप्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज की थी, और उस डेफिनेशन के अंदर हमने क्या किया था, उस डेफिनेशन में हमने एक इलिप्स की शक्ल को किसी दूसरी इलिप्स की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन से ये हुआ था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो चेंज हो गया था, यानी किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसकी शक्ल सेम रहती है, लेकिन शक्ल सेम होने के अलावा उसकी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो जाती है। बस ये चीज याद रखनी है आपने, शेप सेम होती है बट उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी। ये काम हमने इलिप्स में किया था, वहां पे सिर्फ ये हो रहा था। अब हम मजीद और ट्रांसफॉर्मेशन पे जा रहे हैं, जहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन की मजीद टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम अपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस पॉइंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या उसकी शेप चेंज होती है, क्या उसकी लोकेशन चेंज होती है, और कितने एंगल का फर्क पड़ता है, और अगर शेप चेंज हो रही है तो क्या से क्या शेप चेंज हो रही है। अभी हम आगे देखेंगे, हमारे पास एक लाइन थी, जब हम उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, अप टू सो ऑन, हर शेप एक दूसरे में चेंज हो जाएगी। तो चले यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है मैपिंग की वो पढ़ लेते हैं। द ऑपरेशन ऑफ चेंजिंग वन कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब यही है कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि किसी चीज की फिगर को चेंज कर देना, यानी जो ऑब्जेक्ट वो पहले था उस तरीके से उसकी पोजीशन, उसकी शेप नहीं रहेगी बल्कि वो चेंज हो जाएगी, तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो हमारा ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, इसको हम 4D में डिस्कस करेंगे। असल में होता ये है, आपको पता है कि अगर आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट होता है, तो 3D ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना, उसके बारे में डिस्कस करना, उसकी छोटी छोटी बातों को डिस्कस करना, उसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना, एक काफी टफ काम है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक 4D के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि जब हम ऑब्जेक्ट को 3D में डिस्कस कर सकते हैं, तो हम उसको 4D में भी डिस्कस कर सकते हैं। बट काफी लोगों ने ये सोचा कि जब हम 3D ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हुए ही हमें इतना मुश्किल होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 4D में जाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में चीजें फाइंड करने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, 4D प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी 4D को 2D.2D यानी 2D में स्प्लिट कर दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस 4D से हमारे पास दो प्लेन्स बनाए। दोनों ही प्लेन्स आपके पास 2D की ही होंगी,
बस उन्होंने जो फर्स्ट वाली 2D प्लेन थी इसको Z प्लेन का नेम दे दिया, और जो सेकंड वाली प्लेन थी उसको उन्होंने W प्लेन का नाम दे दिया। उन्होंने इसलिए दिया ताकि हमें पता चल जाए कि हमने काम कौन सी प्लेन के ऊपर किया था और रिजल्ट हमें कौन सी प्लेन के ऊपर मिला। यानी दोनों प्लेन को आइडेंटिफाइड करने के लिए उन्होंने उसे डिफरेंट नेम दे दिया। फिर इस चीज को मजीद समझने के लिए कि जी प्लेन में किस किस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, हम किस किस तरह के वेरिएबल कंसीडर करेंगे या पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई और डब्ल्यू इक्वल होता है यू प्लस आयोटा वी। अब ये चीज याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एक्स वाई हम दो वेरिएबल जी प्लेन में यूज करते हैं, तो इनकी जो पोजीशन है यानी हम हमेशा एक्स वाई ही क्यों लेते हैं, ये फिक्स क्यों है। और वो ये कहते हैं कि डब्ल्यू में हम यू वी लेते हैं, तो यूवी ही फिक्स क्यों है। असल में ये वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये चीज याद रखनी है कि जी और डब्ल्यू में डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए ताकि हम अलग अलग दोनों को स्टडी कर सकें, हमें दोनों के बारे में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इस चीज को ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल मैं करवाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन असल में होता क्या है और कैसे हम एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जाते हैं। तो जाहिर बात है एक प्लेन से दूसरे प्लेन में ट्रांसफर होने के लिए यानी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें एक इक्वेशन दी होगी और हमें उस इक्वेशन से पता चलेगा कि हमने कैसे मूव करना है। कैसे मूव करने का मतलब कि हमने उस ऑब्जेक्ट की रोटेशन करनी है, उसकी मैग्निफिकेशन करनी है या उसकी इन्वर्जन करनी है। तो हमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बताएगी कि जब आपने कोई पॉइंट लिया था जी प्लेन में, तो जब आपने उसके ऊपर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो वो डब्ल्यू प्लेन में कहाँ पे और किस पोजीशन के ऊपर और किस टाइप से वो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में काम होता है। तो चले अब हम एग्जाम्पल से इसे अंडरस्टैंड करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जाहिर बात है आप क्योंकि लेक्चरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप जाहिर बात है एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होगा। तो जाहिर बात है उसने कुछ थ्योरी में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के तो नहीं बताया होगा, उसने आपको कोई फंक्शन दिया होगा। तो पहले वो आपको एक जी प्लेन के अंदर कोई फंक्शन देगा, जैसे उसने दिया हुआ है जी इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। उसने कहा है कि जी प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट था, आपने क्या करना है उसको डब्ल्यू प्लेन के अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो हमने अब जी प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफर होना है, और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के तहत आपने मूव करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन लिखी, और जैसा कि मैंने पहले बताया डब्ल्यू हमारे पास यू प्लस आयोटा वी के इक्वल होता है और जेड हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। ये आपके पास फिक्स्ड वैल्यूज तो नहीं है, बट बुक में अकॉर्डिंग टू बुक को फॉलो करते हुए हमने ये वेरिएबल्स कंसीडर किए ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आ जाए। तो W इज इक्वल टू जी स्क्वायर है, W और Z की वैल्यू का आपको पता है, बट बेशक मैं यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई लिखूं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मुझे Z की वैल्यू गिवन है, तो यानी x जो है वो यहाँ पर 1 है और y मेरे पास 2 है। फिर मैंने z की वैल्यू को क्या किया, सिंपल क्वेश्चन में यानी x प्लस आयोटा वाई की जगह पर मैंने वैल्यू को किया रिप्लेस करने के बाद मैंने सिंपल स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेना बिल्कुल इजी है, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट और सेकंड टर्म लिखनी होती है, वही आपने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यूज किया। और जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो -3 + 4 आयोटा रिजल्ट आया। फिर आपने क्या करना है, आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। यू रियल पार्ट है, -3 रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ वाला होता है आपको पता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसका मतलब v 4 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास पॉइंट आ गए, तो इसका मतलब जी प्लेन में पॉइंट है 1 2, और डब्ल्यू प्लेन में जो आंसर निकला है यानी यू और वी का मतलब मेरे पास डब्ल्यू प्लेन है, क्योंकि डब्ल्यू प्लेन में मैंने खुद बताया था यू प्लस आयोटा वी के फॉर्म में एलिमेंट है। तो देखिए मैं कैसे जी प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर मैंने अपने पॉइंट की वैल्यूज ली। तो जी प्लेन में मुझे 1 2 गिवन था, क्योंकि देखिए 1 2 लिखा हुआ है। 1 + 2 आयोटा को अगर हम ब्रैकेट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये जनरल बात है जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और डब्ल्यू प्लेन में जो हमारे पास पॉइंट निकले वो -3 और 4 निकले।
तो मैंने देखा कि जो मेरे पास जी प्लेन था उसमें मैंने 1,2 का खुद से कोई पॉइंट ले लिया। तो देखिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ग्राफ तो आपको ड्रॉ करने आते हैं, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। आपको पता है कि ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये रियल एक्सिस होता है। फर्स्ट पार्ट क्योंकि रियल है और सेकंड इमेजिनरी है पार्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब मैं गई हूँ डब्ल्यू प्लेन में, तो मैंने एक और डब्ल्यू प्लेन लिया, मैंने रियल एक्सिस को यू का नाम दिया और जो इमेजिनरी है उसको वी का नाम दिया। अकॉर्डिंग टू बुक ये हमेशा यू रहता है और ये वी रहता है, और मोस्टली जितनी भी बुक्स हैं उसमें हमेशा ये यू और वी मतलब वो सेम वेरिएबल ही यूज करेगा। तो आप इसी वेरिएबल को यूज कीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। पॉइंट निकले हैं -3,4। जब आपने इसको ड्रॉ किया तो पॉइंट यहाँ आ गया। तो इससे मुझे ये पता चला कि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू जी स्क्वायर, जेड प्लेन पे जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वो W प्लेन के सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म होना, किसी चीज का एक प्लेन से दूसरे प्लेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होनी उस ऑब्जेक्ट की। तो आपने खुद देखा कि ये पॉइंट कैसे ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है एक प्लेन से दूसरी प्लेन के अंदर गया। तो इस सिंपल आपने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अब आपको जो है वो पेपर में यानी टेस्ट में क्या दिया हुआ होगा। अ, अब आपके टेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम दी होगी। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम आ चुकी है पास्ट पेपर पीपीएससी में, लेक्चरशिप में। और डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि यहाँ पे x इज इक्वल टू बस 1 लिखा हुआ था। अब ये चीज याद रखें, x इज इक्वल टू 1 लिखा हो सकता है, 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, कुछ भी लिखा हो सकता है। या यहाँ पर ये भी लिखा हो सकता है x इज इक्वल टू a, और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी इमेज बताएं कि लाइन इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कौन सी फिग बनाती है। यानी वो आपसे सिंपल में ये पूछेगा, ये जो इमेज का मतलब ही यही है कि जेड प्लेन में आपके पास क्या था, जेड प्लेन में आपके पास एक लाइन थी, देखिए ये लाइन ड्रॉ है। तो इस लाइन ने जो कि जी प्लेन में थी उसने डब्ल्यू प्लेन पर जो उसकी इमेज है वो क्या होगी। एमसीक्यूज में क्या होगा, एमसीक्यूज में होगा सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, या कुछ भी हाइपरबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, पैराबोला में कन्वर्ट होगी। तो यानी लाइन ने ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो पैराबोला पे जो है उसने मैच किया। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो अच्छे से देख लीजिएगा और अंडरस्टैंड कर लें कि इसे कैसे करना है। तो सिंपल आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी, उसी रूल के अकॉर्डिंग आपने जो है सिंपल से एक ट्रांसफॉर्मेशन उठाई, W इज इक्वल टू जी स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने देखा कि डब्ल्यू यू प्लस आयोटा भी होता है, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। सिंपल आपने बस उसकी वैल्यू लेके उसका स्क्वायर किया और उसके बाद आपने उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग किया। अब वो करने के बाद आपने देखा खुद यहाँ पे कि ये चीज याद रखिएगा, अगर कोई जनरल क्वेश्चन आ रहा है आपके पास तो आपने उसमें से हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू अलग करनी होती है। जब आप यूवी में कन्वर्ट कर लेंगे तो दोनों में से देख लीजिएगा, आपने एक्स और वाई की वैल्यू को सेपरेट सेपरेट फाइंड करना है। मेन काम हमारा ये होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये जितनी भी आगे प्रॉब्लम्स आएंगी सब में ऐसे होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया दे रही हूँ कि आपने यूवी की वैल्यू फाइंड करने के बाद करना क्या होता है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, मुझे एक्स की वैल्यू दी हुई थी तो मैंने एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट किया, और जब मैंने वैल्यू पुट किया तो मेरे पास एक ये टर्म आ गई और वी की ये टर्म। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ से मैं y की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ। तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, निकालने के बाद उसको मैंने u के अंदर पुट कर दिया, और जब मैंने पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये निकल गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 4 माइनस यू। तो जब मैंने देखा, मुझे पता था पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला बता रही हूँ सिंपल से। तो आपको देखिए ये इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच कर रही है। बेशक यहाँ पे जो उसने वेरिएबल यूज किया जैसे एक्स है, एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि फोर तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है। तो सिंपल भी एक पैराबोला की इक्वेशन में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, a माइनस एक्स लिख सकते हैं, मतलब कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, कोई रियल नंबर ले सकते हैं, उस पर फर्क नहीं पड़ता। और आपने देखा एक्स की पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो आपने देखा ये यहाँ पे 4 है क्योंकि 4 4 16, तो इसका मतलब 4 है, डॉट 4 है। तो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब कोई रियल नंबर है, तो रियल नंबर मेरे पास इस टाइम पे 4 यूज हो रहा है। तो मैंने देखा ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो यानी ये जो लाइन थी उसने ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसे पैराबोला में डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट कर दिया।
तो एमसीक्यूज में यही पूछा होगा, आपके पास ऐसी कोई क्वेश्चन दी होगी और कहा होगा कि डब्ल्यू प्लेन में ये क्या क्या शेप बनाता है, यानी किस पर मैप करता है। तो ऑप्शंस में आपके पास डिफरेंट फिक्स के नेम होंगे, तो आपने क्या करना है, इसी रूल के अकॉर्डिंग उस शेप का नेम बताना है। वो आपसे इक्वेशन नहीं पूछेगा कि इक्वेशन क्या बन रही है, वो आपसे बस शेप का नेम पूछेगा कि वो नेम क्या है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ यहाँ पे कि अगर किसी बच्चे को वहां जाकर थोड़ा सा जाता है भूल, तो वो क्या करेगा, यानी अक्सर स्टूडेंट्स ये होते हैं यहाँ पे आके वो रुक जाते हैं, आगे समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू सेपरेट करके दूसरी क्वेश्चन में आपने पुट कर देनी है। पुट करने से जो भी क्वेश्चन बनती है आपके पास रिजल्ट में, मेरे पास तो सिंपल सी क्वेश्चन बन गई थी पैराबोला की। अभी जब आप आगे प्रॉब्लम्स करेंगे आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएगी, और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन की जांच पड़ताल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें हमें समझ नहीं आ रही होती कि जो गिवन इक्वेशन है वो लाइन है, हाइपरबोला है, ये सर्कल बना रही है, क्या बना रही है। अभी आप आगे प्रॉब्लम्स करेंगे आपके पास आंसर में सर्कल की क्वेश्चन भी आएगी, और ये चीज याद रखिएगा वो जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। ठीक है, तो जनरलाइज सर्कल की इक्वेशन तो वैसे मैंने कैलकुलस में आपको बताई थी, जहां पे हमने डीपली जो है वो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन यूज करके उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बनाया था, इसमें हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल अलग अलग हो रहा था। तो इस तरह का भी रिजल्ट आएगा जिसमें एन में सर्कल बन रहा होगा आपके पास। तो थोड़ा सा आपने जो गौर करना है वो लास्ट वाली क्वेश्चन से गौर करना है कि वो किसकी शक्ल आपको लग रही है। हो सकता है कि वो किससे भी मैच ना करती हो, क्योंकि एंड में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जिसको आप जितना मर्जी मुश्किल से सॉल्व करोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है सॉल्व करना, वहां पे इतना टाइम नहीं होता। तो एमसीक्यूज पर टिक ना लगाने के बजाय आप ये कर सकते हो कि आपको अगर थोड़ी बहुत मैच लगे कि ये सर्कल की क्वेश्चन लग रही है, जैसे आपने इसको देखा आपको पैराबोला का हिंट लग रहा था, तो आप पैराबोला पे इस तरीके से लगा सकते हैं। तो लाजमी नहीं है आपका तुक्का गलत हो, तो थोड़ा बहुत अगर आपको इस तरीके की ट्रिक्स का पता होगा तो आप जो है वो वहां पे तुक्का भी लगा सकते हैं, और तुक्का लाजमी नहीं है गलत हो, सही भी हो सकता है। तो थोड़ा सा बस सोच समझ के लगाइएगा कि आपको किसी इक्वेशन से वो मैच करती भी नजर आ रही हो। ऐसा ना हो कि इक्वेशन आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ये पैराबोला की लग रही है, आपको लगे कि सर्कल की लग रही है, तो इस तरीके का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा माइंड यूज कर लीजिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कन्फर्मल मैपिंग और आइसोगोनल मैपिंग। तो कन्फर्मल मैपिंग वैसे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द मैपिंग इन विच बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल रिमेन सेम। तो यानी अगर आपके पास कोई कर्व गिवन है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर सेम रहता है, तब आप कहते हो कि वो कन्फर्मल मैपिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है वो जी प्लेन में एक ऑब्जेक्ट है और सेकेंड आपके पास एक डब्ल्यू प्लेन में है। तो आपने देखा कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है पी, और ये मैंने एक पॉइंट क्यू ले लिया, तो आपको पता है कि जब हम मैपिंग करते हैं तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा कलेक्शंस होती हैं पॉइंट्स की। तो उन पॉइंट्स को मैंने कर दिया मैच। ठीक है, और मैंने देखा कि जब मैंने इसको मैच किया जी प्लेन में, तो डब्ल्यू प्लेन पर वो जो पॉइंट्स की कलेक्शन थी वो कुछ इस तरीके से मैच हो रही थी। और मैंने एक और कर्व ले ली पॉइंट्स की, जो कि इस तरीके से बन गई, और डब्ल्यू प्लेन में वो इस टाइप से बन गई। तो अगर हमारे पास इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहे, आपने देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर मैं इस तरीके से मूव करती जाऊं तो ये भी मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इनका भी सेम है। तो उससे मुझे पता चला कि ये कन्फर्मल मैपिंग है। अभी हम आगे जाएंगे, हमने ये बेशक आपकी सिंपल डेफिनेशन है, असल काम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपके पास कोई इक्वेशन दी होगी और कहा होगा कि बताएं ये किस पॉइंट पर कन्फर्मल है, तो उस टाइम पे आपको अकॉर्डिंग टू जो है वो शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करना है। अभी हम आगे जाएंगे, थ्योरम की एक स्टेटमेंट आएगी जिसमें हम ये बताएंगे कि अगर आपके पास एक फंक्शन एनालिटिक हो, तो और फंक्शन अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि वो कन्फर्मल है कि नहीं है, तो आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे, और डेरिवेटिव अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो तब फंक्शन वो आपके पास कन्फर्मल होता है, अदरवाइज वो नहीं होता। तो अभी हम आगे जाएंगे, हम एंड में कन्फर्मल से रिलेटेड एक या दो तीन एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये मेन टॉपिक है और अक्सर तो चैप्टर का नाम ही कन्फर्मल होता है, तो आपको एटलीस्ट कन्फर्मल तो फाइंड करना आना ही चाहिए कि ये क्या होता है। फिर उसके बाद आइसोगोनल आ जाता है, द मैपिंग इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल रिमेन सेम बट डायरेक्शन नॉट नेसेसरली सेम। बस अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल ये इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन जो है वो भी साइड पे हो जाए, मतलब चेंज हो जाए, जैसे ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज था ये क्लॉकवाइज हो जाए, तब आप कहोगे कि ये आपके पास आइसोगोनल मैपिंग है। मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन उसकी सेम ना हो। अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट चीज पे जा रहे हैं,
टॉपिक का नेम है सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप्स अब आ चुकी हैं। तो ये टाइप्स हमें ये बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन किस किस तरह की होती है, और अगर आप अपने किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी शेप के ऊपर किसी डायग्राम पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो वो किस किस तरह से ऑब्जेक्ट की शेप, उसकी पोजीशन, उसके आर्गुमेंट को चेंज करता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है उसका नाम है ट्रांसलेशन। तो फॉर एग्जांपल ये पूरा आपके पास जो है एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको ये शेप दी गई है जेड प्लेन में, और वो कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ये बताएं कि इसकी अब जो है वो पोजीशन क्या होगी। एक बात मैं आपको बताती चलूं, ये जो पूरा टेबल है ये मैंने जनरल टेबल बताया है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे डीपली। बट फिलहाल ये आपके पास एक पूरा मैंने टेबल बना के दे दिया है कि पहले आप सिंपल हर वर्ड का मीनिंग समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है, बाद में हम एक एक करके इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि अगर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट की शेप पे, उसकी पोजीशन पे, उसके एंगल पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया हुआ था एक जी प्लेन में, अगर मैं इसके ऊपर ट्रांसलेशन अप्लाई करती हूँ तो ट्रांसलेशन से क्या होता है, देखें यहाँ पे तो ये जो हमारे पास डायग्राम थी वो यहाँ पे थी, लेकिन जब मैंने ट्रांसलेशन अप्लाई की तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। देखें पहले वो यहाँ पर अटैच थी और ट्रांसलेशन से क्या हुआ, उसकी पोजीशन, उसकी जगह बदल गई है। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन जगह बदलता है किसी डायग्राम की। और जनरल इसको लिखा जाता है W इज इक्वल टू जी प्लस एल्फा। जी का मतलब जो जी प्लेन में ऑब्जेक्ट था उसमें कुछ एडिशन हो गई है, अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, तो यानी कुछ ना कुछ ऐड हुआ, कुछ ऐड हुआ तभी तो उसकी जगह यहाँ पर बदली, उसकी पोजीशन चेंज हुई थी कुछ ऐड होने से। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास रोटेशन। तो फॉर एग्जांपल यही आपके पास जी प्लेन में ऑब्जेक्ट था, अगर आपने उसके ऊपर रोटेशन दिया है तो रोटेशन से ये हो गया कि उसकी शेप थोड़ी सी रोटेट हो गई। देखिए इसकी शेप रोटेट हो गई और यहाँ पर एंगल अल्फा बन गया है, और इसको जनरल तरीके से लिखा जाता है W इज इक्वल टू जी ई की पावर आयोटा अल्फा। तो यानी जी का मतलब जी प्लेन, ई की पावर आयोटा अल्फा आपको पता है आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एंगल चेंज होना। तो ई की पावर आयोटा अल्फा एज आर्ग्यूमेंट वर्क किया, और वहां पे आपको अल्फा की वैल्यू भी अलग से दी होगी, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में ये होता है कि अगर आपके पास, आपने देखा ये छोटा सा आपके पास एक जो है वो रेक्टेंगल बनी हुई थी, तो जब आपने इसके ऊपर मैग्निफिकेशन की तो ये बड़ी होगी। मैग्नीफाई करना किसी चीज की शेप इंक्रीज कर देना या डिक्रीज भी कर देना, यानी कि उसकी ओरिजिनल शेप से उसे कम या ज्यादा करना मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो अभी आप आगे जाएंगे तो आप यहाँ पे मैग्निफिकेशन का भी पढ़ेंगे, तो वहां पे ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है। तो देखिए डब्ल्यू प्लेन में ये बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट। और इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन बिल्कुल चेंज है, इसको 1/z से लिखा जाता है। मैग्निफिकेशन में हम किसी अल्फा स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा हमारे पास कोई नंबर है 2, 3, 4 या 0.5, कुछ भी हो सकता है नंबर। तो आपने खुद देखा अगर हम किसी 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास शेप है ये बड़ी हो जाएगी। अगर मैं इसको किसी पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो शेप थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो यानी शेप ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद इन्वर्जन है। इन्वर्जन में हम हमेशा 1/z करते हैं, यानी रिवर्स करते हैं, और इसकी जो शेप और ऑब्जेक्ट है हर चीज का कॉम्बिनेशन इन्वर्जन में आ जाता है। तो देखें फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये वाली लाइन थी BC, तो अगर मैंने इसको जो है वो इन्वर्जन अप्लाई किया तो वो जो BC थी वो लाइन यहाँ पर आ गई, और जो CD लाइन थी वो यहाँ पे आ गई। तो यानी इन्वर्जन से ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, हर लिहाज से बदल जाता है। तो इन्वर्जन को वैसे हम इतना खास नहीं पढ़ेंगे, बट इसके एग्जांपल्स एक जो है हम लाजमी सॉल्व करेंगे ताकि आपको टॉपिक की समझ आ जाए। तो चलें अब सबसे पहले एक एक करके हम सब पे जाते हैं। सबसे पहले है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की क्वेश्चन मैंने वहां पर भी दी थी, W इज इक्वल टू जेड प्लस एल्फा। एल्फा आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये नंबर ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे जाएगी, मतलब कितना हमने उसके अंदर एडिशन करनी है। तो सिंपल पहले भी आपने जस्ट डायग्राम से समझा, अब हम क्या करते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। अब एक चीज याद रखिएगा, पेपर में आपको जो है वो लेंथी क्वेश्चन ही दिया होगा, ये मत सोचें कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास जो है वो ये बड़ी है ये आएगी नहीं, ये चीज नहीं सोचनी है आपने। बहुत सारी आपके पास एग्जाम्पल्स ऐसे टेस्ट में आई हुई हैं जिसमें ये लेंथी लेंथी स्टेटमेंट दी हुई है, तो आपने हर लेंथी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। तो इस एग्जांपल में देखें क्या लिखा हुआ है, इसमें उसने कहा है कि व्हाट इज द इमेज ऑफ अ रेक्टेंगल रीजन ऑफ द जेड प्लेन
बाउंडेड बाय द लाइन दिस अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ये इन डब्ल्यू प्लेन। तो यानी इस प्लेन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमने अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लिखी। आपको ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू जी प्लस 2 माइनस आयोटा गिवन था। आपको पता है डब्ल्यू आपके पास u प्लस आयोटा v के इक्वल है और z होता है x प्लस आयोटा y, बाकी चीज सेम है। मैंने यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सबसे पहले सेपरेट किया और उसके बाद कंपेयर करके u v की वैल्यू निकाल ली। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस पे मैप कर रहा है, मतलब शेप मेरे पास कहाँ पे आ रही है। तो जाहिर बात है ट्रांसलेशन था ये, क्योंकि ट्रांसलेशन में हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट की बस पोजीशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि अगर मुझे जो पॉइंट की वैल्यूज दी हुई थी एक्स 0 और 1 था, तो देखिए आपको पता है x0 मेरे पास कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, और x1 मेरे पास ये पॉइंट है। और उसके बाद y0 और y0 यहाँ पर होता है और y2 यहाँ पर मौजूद है। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि मेरे पास एक रेक्टेंगल बनेगी जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी और इधर खत्म होगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने u और v प्लेन के अंदर अपनी शेप को लेकर जाना है। तो वो जो मेरे पास सारे पॉइंट्स की वैल्यूज गिवन थी x इज इक्वल टू 0, y0, x1 और y2 की, इन चारों के चारों वैल्यूज को मैंने अपने इन दो इक्वेशंस के अंदर पुट कर दिया। और जब मैंने पुट किया तो मेरे पास u के भी दो पॉइंट्स निकल गए, v के भी पॉइंट्स निकल गए। तो जैसे मैंने z प्लेन में काम किया था, मैंने सेम इसी तरीके से जो है वो w प्लेन के अंदर भी अपने पॉइंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई किया। और मुझे पता चल गया कि मेरी शेप जैसे जो यहाँ पे थी वो मेरे पास अब डब्ल्यू प्लेन में यहाँ पर आ गई। तो ये बिल्कुल सिंपल से डायग्राम है जो कि आप बना सकते हैं। तो अभी आपने इस प्रॉब्लम से क्या समझा, आपने ट्रांसलेशन को समझा कि ट्रांसलेशन हमारे पास क्या करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्निफिकेशन। तो अब मैग्निफिकेशन से क्या होगा, मैग्निफिकेशन से ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा हो जाएगा, मैग्नीफाई होगा। देखिए यहाँ पे छोटा था और जब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो गया रेक्टेंगल और वो बड़ी हो गई। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था मैग्नीफाइंग को हम अल्फा जी से डिनोट करते हैं। ये जो मेन चीज आपने याद रखनी है वो ये इक्वेशंस भी याद रखनी है कि ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या है और मैग्नीफाइंग की इक्वेशन क्या होती है। मैग्नीफाइंग में क्योंकि चीज बड़ी छोटी होती है तो हम जेड के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और वो नंबर तो कुछ भी हो सकता है। तो यानी आपको इस चीज से पता चलेगा कि ये आप मैग्निफिकेशन कर रहे हो, ट्रांसलेशन की है आपने, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो इधर भी आपने क्या करना, इमेज ही फाइंड करनी है। इमेज का मतलब आपने वो मैपिंग बतानी है। जी प्लेन में आपको जो है वो एक्स और वाई की सेम वही पॉइंट्स गिवन है। प्रॉब्लम की बस प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज है, बाकी काम सेम ही है। तो आपने उसी तरीके से हल की करना है इसे। हल करने के बाद आपने क्या करना है, बस u और v की वैल्यूज निकालनी है। आपने उन्हीं चारों पॉइंट्स की वैल्यूज को पुट किया, u और v की वैल्यू निकाली। जब आपने वैल्यू निकाल के डायग्राम ड्रॉ की तो आपके पास वो जो छोटी थी वो बड़ी होगी। इससे मुझे पता चल गया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाई है। ये बिल्कुल इजी से, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद है रोटेशन। रोटेशन से आपको पता है कि कुछ ना कुछ एंगल चेंज होता है, आर्ग्यूमेंट चेंज होता है, और इसके लिए हम e की पावर आयोटा अल्फा को यूज करते हैं। W इज इक्वल टू जेड ई की पावर आयोटा अल्फा। अल्फा आपके पास रोटेशन एंगल है। उसके बाद आपने सिंपल, पहले तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आप जो है ई की पावर आयोटा अल्फा को क्या लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ई की पावर आयोटा अल्फा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा होता है। या आपको इस चीज का भी पता है कि जेड क्या होता है, आर ई आयोटा थीटा, जो कि हम एलिमेंट्री फंक्शन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल बताया कि ये हमारे पास इस तरीके से भी होता है। इसमें यार आपके पास कोई मैग्नीट्यूड होता है और अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा आपके पास एंगल होता है जिसको एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। तो चलें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन से आइडिया होगा कि ये रोटेशन है। क्यों? क्योंकि ई की पावर आयोटा अल्फा है और अल्फा पाई बाय 4 गिवन है। तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन से पता चल गया कि मैं रोटेशन करने लगी हूँ। तो सिंपल मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट की। जेड मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ई की पावर आयोटा पाई बाय 4 को मैंने उसी आइलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोला। ओपन करने के बाद मैंने इनको सेपरेट किया, रियल इमेजिनरी पार्ट को, और यू वी की वैल्यू निकाली। तो जब मैं इक्वेशन निकाल रही थी मैंने देखा कि क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो इक्वेशंस निकलेंगी तो आपने कोशिश तो वैसे यही करनी है कि एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें।
ठीक है, सबसे पहले आपका ट्राई जो है वो ये होगा। अगर नहीं भी ट्राई हो रहा तो आपने सिंपल ये जो इक्वेशन है यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि जब आपने फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 है, मैं यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे एट अ टाइम दो वैल्यूज पुट करनी पड़ जाएंगी, क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं होगा। ये इक्वेशन एक वेरिएबल में होनी चाहिए, यानी एक्स वाई जस्ट एक बार होना चाहिए, यहाँ पे दो बार है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने खुद से दो इक्वेशंस को ऐड किया और एक्स और वाई की जो मेरे पास इक्वेशन बन रही थी मैंने उसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद मैंने सिंपल जो है इसमें क्या किया, मैंने वो जो चार पॉइंट्स दिए हुए थे वो चारों के चारों पॉइंट्स को पिछले एग्जांपल की तरह मैंने पुट किया। पुट करने के बाद मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स निकल आते हैं, जिससे मुझे पता चल गया कि जो मेरी डायग्राम थी जेड प्लेन के अंदर वो डब्ल्यू प्लेन में थोड़े से एंगल के साथ उसकी रोटेशन हो गई। तो वैसे ये जो रोटेशन ट्रांसलेशन है इससे रिलेटेड तो कभी कोई एमसीक्यूज नहीं पूछा हुआ। मोस्टली जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो जो मैंने आपको पिछली एक एग्जांपल बताई है उससे रिलेटेड दो बार एमसीक्यूज आ चुके हैं। या एक बार में कन्फर्मर मैपिंग के बारे में पूछा जा चुका है, या दूसरे में एक में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन के बारे में पूछा गया है। तो वो भी अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। उसके बाद इन्वर्जन है। इन्वर्जन को हम मैंने जैसे कि आपको बताया था 1/g से डिनोट किया जाता है। अब देखें, प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मेशन दिस द सर्कल ये इन जी प्लेन इज मैप्ड इनटू डैश। अब हो सकता है आपको ये टर्म ना दी गई हो और पूछे कि बताएं ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है ये सर्कल को कौन से प्लेन पर मैप करती है। ऑप्शन में होगा प्लेन, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स। तो इस टाइम पे ये सर्कल बनेगा क्योंकि आखिर में रिजल्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। यहाँ पर मैंने वैसी लिखी है बट आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, वहां पे आपको खुद बताना होगा कि वो रिजल्ट में कौन सी इक्वेशन बन रही है। तो सिंपल आपके पास w इज इक्वल टू 1/g-1 था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से जो है वो z की वैल्यू अलग कर ली। अलग करने के बाद मैंने जैसे पीछे आपको बताया z और w की आपने वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद मैंने जो है वो x और y की वैल्यू निकाल ली है। वो निकालने के बाद मुझे पता है z मॉड इज इक्वल टू 2 गिवन था और मुझे पता है z x प्लस से होता y होता है। मैंने इसकी मॉड की वैल्यू ली और x और y की जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बनाई थी उसकी वैल्यू इसको उठा के इसमें कर दिया पुट। पुट करने के बाद मैंने सिंपल जो है इसको जब मजीद एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया तो मेरे पास ये जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई है। तो ये मैंने देखा कि जनरलाइज इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो मुझे पता चल गया कि ये जो है मेरे पास सर्कल के ऊपर मैप कर रही है और ये उसकी इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप पहले पढ़ चुके होंगे लीनियर अलजेब्रा के अंदर। ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास ट्रांसलेशन भी होती है, रोटेशन और मैग्निफिकेशन होती है। इन तीनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। ये एक जनरल बात है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि इन तीन चीजों की कॉम्बिनेशन से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। और जो ऑफिशियल डेफिनेशन है जो कि बुक में लिखी गई है वो ये है, आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म w इज इक्वल टू a z प्लस b वेयर इट इज नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो इक्वेशन होती है इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और ये चीज याद रखिएगा कि एक कभी भी हमारे पास जीरो नहीं होता है, तो तब ये लीनियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है, अदरवाइज ये नहीं बनता। अब इसकी प्रॉब्लम्स वैसे बहुत लेंथी हैं, इसके काफी सारे थ्योरम्स भी हैं, बट हमने जैसे इसकी स्टेटमेंट ही याद रखनी है। पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ था, उसमें पूछा हुआ था, ऐसी इक्वेशन दी हुई थी और कहा हुआ था कि इन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो उस टाइम पे आपने लगाना था ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड नेम है फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको मूबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। आपने यह अक्सर जगह पे वर्ड पढ़ा होगा मूबियस स्ट्रिप के बारे में। तो मूबियस स्ट्रिप, ये मूबियस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसने थोड़ी सी रिसर्च की हो इसके बारे में उसको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मूबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। उसमें असल में ये होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसको जिस हिसाब से भी घुमाएं वो वापस वही उसकी शेप बन जाती है, तो उसको मूबियस स्ट्रिप अक्सर कहा जाता है। इमोबिस ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे अब थोड़ा सा यूज करने लगे हैं। तो ये इस जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी इक्वेशन ये होती है, W इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा गामा जेड प्लस डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमारे पास कोई कांस्टेंट की वैल्यूज हैं, जबकि जी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप देखो तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी अक्सर लिखा जाता है, अल्फा बीटा और गामा डेल्टा।
फिर अगर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूं तो अल्फा जाहिर बात है डेल्टा से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बीटा गैमा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके अंदर ये टर्म हमेशा नॉन जीरो होती है, ये चीज याद रखिएगा। एक जो ओरिजिनल इक्वेशन है बायलिनियर की, उसमें वो हमारे पास इक्वल टू जीरो होती है। एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये चीज वन के इक्वल हो जाए तब जो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो नेम बन जाता है वो है नॉर्मलाइज्ड। तो ऐसे टाइम पे वो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। तो ये थोड़ा सा हिंट याद रखिएगा कि नॉट इक्वल्स टू जीरो ऑफिशियल के अंदर है, और अगर इक्वल्स टू वन हो जाए तो उसे नॉर्मलाइज्ड बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ये कुछ थ्योरम्स की अब मैंने स्टेटमेंट लिखी हैं, वैसे तो इनके प्रूफ हैं जो कि बहुत लेंथी हैं, बट आपने जस्ट जस्ट जो है वो क्या प्रिपेयर करना है, इनकी स्टेटमेंट कि कन्वर्स या इनवर्स ऑफ अ बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको खुद बताया था कि बायलिनियर स्ट्रिप की मैंने एग्जांपल दी थी कि असल में ये हमारे पास एक इस टाइप की स्ट्रिप होती है, एक पट्टी होती है कि इस पट्टी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा ना कट लगा देते हैं और थोड़ा सा ना फोल्ड कर लेते हैं, इसको इस साइड पे इसको इस साइड पे फोल्ड कर लेते हैं, और किसी गम से किसी टेप से चिपका लेते हैं, और फिर आप इसको जिस शेप में भी ढालो तो ये वापस वही शेप बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कन्वर्स कर लो या रिवर्स कर लो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वो हमारे पास वही बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये असल में जो थ्योरम है ये प्रैक्टिकली इस एग्जांपल के थ्रू समझा जाता है कि ये इसकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल। और ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपके पास वही ट्रांसलेशन रोटेशन और मैग्निफिकेशन में अगर हम इन्वर्जन ऐड कर दें तो भी उसको बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, यानी बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चारों की चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एनालिटिक है तो और आप चेक करना चाहते हो कि वो कन्फर्मल मैपिंग कर रहा है कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप उसका डेरिवेटिव ले लोगे, एफ प्राइम ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको मैं अभी आगे बताऊंगी आपको जब हम कन्फर्मल मैपिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है मैंने कि W इज इक्वल टू जेड प्लस वन ओवर जेड इज कॉल्ड जैकोबिस्की ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसका नेम है स्पेसिफिक और उसको जैकोबिस्की ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट में है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कन्फर्मल मैपिंग। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हमेशा कन्फर्मल मैपिंग होती है, ये चीज भी याद रखनी है आपने, आइसोगोनल या कोई और नेम मत लगा दीजिएगा कि हमारे पास एक कन्फर्मल मैपिंग है उसका। और उसने कहा है कि जो हमारे पास ये बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये नॉन अबेलियन ग्रुप हमारे पास बनाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास नॉन अबेलियन के लिए जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं कम्यूटेटिव वाली वो होल्ड नहीं करती, ठीक है। तो और अंडर प्रोडक्ट की भी बात की गई है, ठीक है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये नॉन अबेलियन होता है। दूसरा है बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्कल और स्ट्रेट लाइंस इनटू अ सर्कल और स्ट्रेट लाइंस। तो यानी अगर आपके पास सर्कल है तो वो सर्कल पे मैप करेगा, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन पर मैप करेगा। सिंपल वर्डिंग में कन्वर्स या इनवर्स ऑफ बायलिनियर इज अ बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये आपके पास आ गया कन्फर्मल की एग्जांपल। आपने अगर किसी क्वेश्चन को चेक करना है कि वो कन्फर्मल है कि नहीं है तो आपने इस स्टेटमेंट को करना है अप्लाई। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं। सिंपल आपके पास एक फंक्शन दिया होगा और कहा होगा कि बताओ ये किस पॉइंट पे कन्फर्मल है। तो आपने फंक्शन लिया, आपने क्या करना है, मैं पहले इजी एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, आपने लिया उसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने देखना है कि डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए। तो मैं क्या कर लूंगी, पहले जीरो वाला पॉइंट निकाल दूंगी और अपनी पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन में से उस पॉइंट को रिमूव कर दूंगी। तो जाहिर बात है जब मैं उस पॉइंट को रिमूव करूंगी तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि फंक्शन जो है वो उस पॉइंट के अलावा पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कन्फर्मल होगा। तो मुझे पता है कि जीरो पे ये फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में से जीरो निकाल दूंगी तो इसके अलावा जो भी पॉइंट्स बचते हैं वो सारे के सारे पॉइंट पे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ तो वो नॉन जीरो होगा, तो इसका मतलब वो जो मेरे पास पॉइंट है वो कन्फर्मल होगा। इस इसके ऊपर कन्फर्मल है क्योंकि मैंने यहाँ से जीरो निकाल दिया है। और कन्फर्मल किसके ऊपर नहीं है, ये जीरो के ऊपर कन्फर्मल नहीं है। हो सकता है वहां पे आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो फंक्शन दिया है किस पॉइंट के ऊपर कन्फर्मल नहीं है, तो नहीं का मतलब डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो हो रहा है आपने वो देखना है। सिमिलरली अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है साइन जेड, आपने उसका डेरिवेटिव लिया, आपने ये देखना है कि कहाँ पे जीरो हो रहा है, और पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन में से आपने उस जीरो वाले पॉइंट को फिर रिमूव कर देना है। तो मुझे पता है कॉस जेड जो है वो 2n+1 पाई बाय 2 के ऊपर जीरो होता है, मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन में से उस पॉइंट को निकाल दिया। इसका मतलब अब जो मेरे पास जो एफ ऑफ जेड है वो इस पॉइंट इस पूरी ये जो हमारे पास है इसके ऊपर कन्फर्म है।